हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अगर आपको भी बनना है फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तो अभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मस्ट वॉच वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड विदाउट एनी स्किपिंग एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो to get the early information of upcoming videos. We have already discussed about the angina pectoris and coronary atherosclerosis. Today we are going to discuss about the third coronary artery disease, which is a myocardial infarction. Myocardial infarction बहुत ही important disease है। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इससे हर बार क्वेश्चंस पूछा जाता है और जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर भी इससे बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का मतलब क्या होता है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मायो वर्ड किससे रिलेटेड है? हार्ट मसल से। हार्ट की जो मसल्स है उससे रिलेटेड है मायो, और जो कार्डियल है उसका मतलब होता है हार्ट से रिलेटेड, यानी हार्ट मसल्स। इन्फार्क्शन का मतलब होता है इररिवर्सिबल सेल डेथ, कि ओवरऑल इसका मतलब क्या हुआ? इररिवर्सिबल सेल डेथ हो जाती है किसकी? हार्ट मसल्स की। उसके बाद देखते हैं कि जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है उसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं हार्ट अटैक। और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है उसको अपन स्टैंडर्ड फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म के अंदर क्या बोलते हैं? एमआई का मतलब होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन? एमआई यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मीन्स एक्यूट इस्चेमिक नेक्रोसिस ऑफ द मायोकार्डियम ड्यू टू द कंप्लीट ऑक्लूजन ऑफ ए मेन कोरोनरी आर्टरी और इट्स ब्रांचेस। जो कोरोनरी आर्टरी होती है और उसकी जो ब्रांचेस होती है उसके अंदर ऑक्लूजन हो जाता है, कम्प्लीटली ऑक्लूजन हो जाता है, और ऑक्लूजन होने की वजह से वहाँ क्या डेवलप हो जाता है? इस्चेमिया और नेक्रोसिस हो जाता है जो मायोकार्डियम लेयर होती है हार्ट की उसके अंदर। Simply the death of the cardiac muscles due to the complete absence of blood supply और oxygen supply। जो ऑक्सीजन सप्लाई है और ब्लड सप्लाई है वो जो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, और ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से जो कार्डियक मसल्स है वो डेथ हो जाती है एमआई की कंडीशन में। उसके बाद क्वेश्चन यह आता है कि मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में? तो मोस्ट कॉमन जो साइट है वो इन्वॉल्व होती है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसकी जो एंटीरियर वॉल होती है वो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होती है। उसके अंदर क्या हो जाता है? जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है उसके अंदर ब्लॉकेज आ जाता है, जो कि किसकी ब्रांच होती है? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की होती है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है उसको विडो आर्टरी क्यों बोलते हैं? विडो आर्टरी इसका दूसरा नाम है और इसको विडो आर्टरी क्यों बोलते हैं? विडो आर्टरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो लाडा यानी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है वो लार्जेस्ट आर्टरी होती है और इसी से मोस्टली हार्ट को ब्लड सप्लाई होती है। अगर इसके अंदर ही कोई ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा तो 99% क्या होगा? जो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, और वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी तो हार्ट वर्क करना बंद कर देगा और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की कंडीशन हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज एटियोलॉजी। जो एटियोलॉजी होती है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वो क्या होती है? यानी कि कोजेज। पहला तो इसका इडियोपैथिक होता है, अननोन होता है इसका कोज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने का। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो लिपिड का लेवल अगर बढ़ा हुआ होगा तो क्या होगा? कोरोनरी आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। और लिपिड के अंदर भी अपन देखें कि कौन से टाइप का लिपिड कम होगा और कौन से टाइप का लिपिड बढ़ा हुआ होगा। तो एलडीएल का लेवल इसके अंदर बढ़ा हुआ होगा, और साथ ही जो एचडीएल का लेवल है वो कम हो जाएगा, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी इसके अंदर बढ़ जाएगा। नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है 200, इससे ज़्यादा अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? जो कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ऑक्लूजन हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं कि रिस्क फैक्टर। एटियोलॉजी के बाद आता है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में जैसे पहला है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कौन से होते हैं? जिनको अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, और नॉन मॉडिफाइबल जो अपने कंट्रोल में नहीं होते हैं वो होते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। अब देखते हैं फर्स्ट
मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में फर्स्ट आता है एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन। अगर कोई पर्सन काफ़ी लॉन्ग टाइम से अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है तो उसके अंदर चांसेस बढ़ जाते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने के। फिर अगर पेशेंट अगर हाई फैट डाइट ले रहा है तो उसके अंदर भी पेशेंट को बढ़ जाते हैं चांसेस। ऐसा क्यों होता है इसके अंदर? क्योंकि जो फैट है वो डिपॉजिट होने लग जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर, कोरोनरी आर्टरी के अंदर, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद आता है स्ट्रेस या एंजाइटी। अब स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से ऐसा क्यों होता है कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? वो इसलिए होता है क्योंकि अगर कोई पर्सन स्ट्रेस में होगा या एंजाइटी में होगा तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ होगा, और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा तो उसके अंदर क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स है कोरोनरी आर्टरी के अंदर भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से वो कोरोनरी आर्टरी है वो डेस्ट्रॉय यानी रप्चर हो जाएगी और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। साथ ही देखते हैं कि इंक्रीज इनटेक ऑफ सोडियम। अगर कोई पेशेंट काफ़ी समय से इनटेक सोडियम को बढ़ा रखा है, काफ़ी क्वांटिटी में सोडियम ले रहा है, तो उसके अंदर भी चांसेस मायोकार्डियल होने के बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल से क्या मतलब है कि अगर कोई पेशेंट बाहर का खाना खा रहा है काफ़ी समय से, ऐसा खाना खा रहा है जो कि अपनी ब्लड वेसल्स के लिए हार्मफुल होता है, तो उसके अंदर भी चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ओबेसिटी। ओबेसिटी से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्यों होने के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि ओबीस पर्सन में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ होता है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा तो हाइपरटेंशन होगा, तो उसके अंदर क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स है कोरोनरी आर्टरी वो रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर अगर पेशेंट काफ़ी समय से स्मोकिंग कर रहा है तो उसके अंदर क्या होगा कि जो निकोटीन का लेवल है वो बढ़ जाएगा ब्लड के अंदर, और निकोटीन क्या करता है, ब्लड के वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है और चांसेस बढ़ा देता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने के। साथ ही जो स्मोकिंग है वो क्या करता है कि ब्लड वेसल्स की जो थिकनेस है उसको भी बढ़ा देता है। और क्या करता है स्मोकिंग की, ये ब्लड के अंदर जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है इसके अंदर, स्मोकिंग के अंदर ये ब्लड के अंदर जाएगी तो ये हीमोग्लोबिन से बाइंड होगी, और ऑक्सीजन से तो होगी नहीं, और हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाएगी, और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की 200 टाइम्स मोर होती है देन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। फिर उसके बाद आता है टोबैको यूज़। अगर कोई पेशेंट काफ़ी समय से टोबैको यूज़ कर रहा है तो उसको भी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है, डायबिटिक पेशेंट के अंदर चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने के? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, डायबिटिक पेशेंट के अंदर एमआई के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि पता है कि डायबिटिक पेशेंट के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ होगा, और अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ होगा तो क्या होगा कि जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पे क्या जो ग्लूकोज है वो डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब जो कोरोनरी आर्टरी है, ब्लड वेसल्स है, उसके अंदर क्या होगा, जो ग्लूकोज का लेवल है वो वहाँ पे डिपॉजिट होने लग जाएगा और कोरोनरी आर्टरी को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। उसके बाद आता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में भी अभी देखा था अपन ने कि जो स्ट्रेस के अंदर कि जो ब्लड प्रेशर है उसके बढ़ने से वहाँ की जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाती है। फिर उसके बाद आता है हाई होमोसिस्टिन लेवल। अगर होमोसिस्टिन का लेवल बढ़ा हुआ है तो भी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसको हाई होमोसिस्टिन लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो वो कैसे कम होगा, वो अपन पेशेंट को देंगे फोलिक एसिड ताकि उसका होमोसिस्टिन लेवल मेंटेन रहे। उसके बाद आता है नेक्स्ट है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में फर्स्ट आता है एडवांस एज। अगर कोई पर्सन ओवर 40 या 50 ईयर एज हो रहा है तो उसके अंदर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्स। अगर मेल और फीमेल के अंदर अपन देखें तो मेल के अंदर इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर आता है फीमेल। फीमेल के अंदर इसके चांसेस कम क्यों होते हैं? क्यों इसलिए होते हैं क्योंकि फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल होता है बिफोर मेनोपॉज की, जो इसका चांसेस है वो कम कर देता है। और अगर फिर भी अगर कोई फीमेल स्मोकिंग कर रही है या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ कर रही है तो इसके अंदर चांसेस बढ़ जाते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने के। फिर आता है जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री।
जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री से मतलब है कि जो अगर पेशेंट को कोई फैमिली के अंदर पहले से किसी पर्सन को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो रखा है तो उसकी फैमिली में दूसरे पर्सन को भी होने के चांसेस होते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के। फिर आता है रेस। रेस का मतलब होता है प्रजाति। इसके अंदर जो अफ्रीकन साइड के जो पीपल है उसके अंदर इसके चांसेस बढ़ जाते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने के, क्योंकि उनके जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर स्पाज्म हो जाता है या प्लेक फॉर्मेशन, कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन, फेट डिपॉजिट वगैरह हो जाता है। इस वजह से उनके अंदर चांसेस बढ़ जाते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने के। नाउ नेक्स्ट इज क्लिनिकल सिम्टम्स या क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स, कि ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जिनकी जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में होते हैं। मोस्ट कॉमनली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में क्या होगा, चेस्ट पेन। चेस्ट पेन मोस्ट कॉमन होता है और अपन देखते हैं कि इसके अंदर जो चेस्ट पेन होगा वो क्या होगा, सडन होगा और अनटॉलरेबल होगा। पेशेंट को टॉलरेट नहीं हो पाएगा, बहुत ही सीवियर पेन होता है। फिर माइल्ड से स्टार्ट होगा, माइल्ड से मॉडरेट होगा, मॉडरेट से ये रेपिडली इंक्रीज हो जाएगा किसके अंदर, सीवियरिटी के अंदर। फिर इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर क्रैशिंग टाइप का पेन होता है, रेट्रोस्टर्नल बिहाइंड द स्टर्नम इसका पेन होता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका जो पेन होता है वो कहाँ से रेडिएट होता है, पेन रेडिएट होगा सबसे पहले होगा जो में, जो से रेडिएट होके वो नेक में जाएगा, नेक से होते हुए शोल्डर, शोल्डर से बैक साइड में और बैक साइड से लेफ्ट आर्म से होता हुआ अप टू द फिंगर्स तक इसका पेन आ जाएगा। एंड मे बी रेडिएट टू द राइट साइड, और ये राइट साइड में भी हो सकता है इसका पेन। फिर नॉट अफेक्टेड बाय द रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन से इसका अफेक्ट नहीं होगा, मतलब रेस्पायरेशन की वजह से चेस्ट पेन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर अगर पेशेंट कोई एक्टिविटी करेगा तो इसका पेन वो इंक्रीज होगा। फिर ये देखते हैं कि जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है उसका जो पेन होता है वो रिलीव नहीं होगा, अगर रेस्ट करवाएंगे तो भी रिलीव नहीं होगा, और अपन नाइट्रोग्लिसरीन देंगे तो भी रिलीव नहीं होगा। ऐसा होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में। अगर अपने को पता लग जाएगा कि अगर पेशेंट को स्टेबल एंजाइना हुआ है तो वो रिलीव हो जाएगा रेस्ट या एनटीजी से, और अगर स्टेबल एंजाइना नहीं हुआ है तो अपने को फिर पता लगा होगा कि उसको या तो कोरोनरी एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में आता है अनस्टेबल एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये दो चीज आती है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में। फिर इसके अलावा मोस्ट कॉमन तो यही था कि चेस्ट पेन होता है उसके अंदर। उसके अलावा पेशेंट को क्या क्या हो सकता है कि जैसे डायफोरेसिस हो सकता है, टेकिकार्डिया होगा, ब्रेडिकार्डिया भी होगा पेशेंट को, और साथ ही साथ अरिथमिया भी होगा। फिर पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी भी होगी, पेशेंट को सांस लेने में भी दिक्कत होगी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में। फिर इसमें लो कार्डियक आउटपुट होगा, और लो कार्डियक आउटपुट होने की वजह से कौन कौन से सिम्टम्स होंगे, जैसे ड्राउजीनेस का मतलब देखते हैं, जैसे पेशेंट को डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब जो कॉन्शियस लेवल है पेशेंट का वो कम रहेगा। फिर पेशेंट को वीकनेस होगी, वीकनेस क्यों होगी, क्योंकि लो कार्डियक आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट कम हो रखा है इसलिए। फिर डिक्रीज एक्सरसाइज कैपेसिटी है पेशेंट की, वो भी कम हो जाएगी। साथ ही पेशेंट को शॉक में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और डिक्रीज यूरिन आउटपुट भी पेशेंट का कम हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जो भी अपन ने अभी इटियोलॉजिकल फैक्टर देखे उनकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी मायोकार्डियम लेयर को, हार्ट की जो मायोकार्डियम लेयर है उसकी को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी तो वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, और लेवल कम होने की वजह से जो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो बढ़ जाएगी। कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी अगर जो हार्ट है उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हार्ट रेट है वो भी बढ़ जाएगी, और अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। जब भी कार्डियक हार्ट की जो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है तब कार्डियक आउटपुट होता है पेशेंट का वो कम हो जाता है, और अगर कार्डियक आउटपुट कम होगा तो उससे क्या होगा कि जो डिक्रीज आर्टीरियल प्रेशर, जो आर्ट्रियम है हार्ट का आर्ट्रियम, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। और ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो उसको अपन ने फिर 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक तरफ तो क्या होगा, इंक्रीज पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रिक्शन,
पेरिफेरल वेसल्स का जो वेसल्स है उनका वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, और वेजो कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से क्या होगा, वर्कलोड बढ़ जाएगा। वर्कलोड बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। वर्कलोड, किसी भी चीज का वर्कलोड बढ़ता है तो उसकी जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाएगा। साथ फिर वापस से देखते हैं यहाँ पे कि जो डिक्रीज ब्लड प्रेशर अगर कम हो रहा है तो इंक्रीज हार्ट रेट बढ़ेगी, और हार्ट रेट बढ़ने की वजह से क्या होगा कि जो डायस्टोलिक फीलिंग है वो भी बढ़ जाएगी। डायस्टोल में जो डायस्टोलिक टाइम में जो ब्लड फील हो रहा है वो भी कम होगा, और वो कम होगा तो क्या होगा, डिक्रीज मायोकार्डियल टिश्यू परफ्यूजन। जो मायोकार्डियम जो लेयर होती है हार्ट की, उसके अंदर टिश्यू का परफ्यूजन भी कम होगा, और टिश्यू का परफ्यूजन कम होगा तो क्या होगा, जो मायोकार्डियम है की जो डिमांड है वो भी बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन की डिमांड है मायोकार्डियम लेयर को, वो भी बढ़ जाएगी, और वो बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाएगा। तो ये थी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इसको एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई का होगी वो कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो वहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, और लेवल कम होगा तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी मायोकार्डियम की, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है जब हमेशा क्या होता है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, और कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से डिक्रीज आर्टीरियल प्रेशर, आर्टरियम के अंदर प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होने की वजह से एक साइड तो हार्ट रेट है वो भी कम बढ़ जाएगी, और हार्ट रेट बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, जो डायस्टोलिक फीलिंग है वो भी बढ़ जाएगी, और डायस्टोलिक फीलिंग बढ़ने की वजह से क्या होगा कि जो मायोकार्डियम टिश्यू परफ्यूजन है वो भी कम हो जाएगा, और मायोकार्डियम लेयर के अंदर जो परफ्यूजन होता है टिश्यू परफ्यूजन वो भी कम हो जाएगा, और टिश्यू परफ्यूजन होने की वजह से मायोकार्डियम के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाएगा। फिर देखते हैं कि जो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर कम हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, अगर ऑब्वियसली आर्टेरिया के अंदर ब्लड प्रेशर कम होगा तो ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा, इंक्रीज पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेसल्स का इंक्रीज, जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स है उसके अंदर कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, और कंस्ट्रिक्शन होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा तो उसकी क्या होगा, वर्कलोड बढ़ेगा, और वर्कलोड बढ़ने की वजह से क्या होगा, वही कि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी वर्कलोड बढ़ने से, और वर्कलोड बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन डिमांड कम होगी, तो ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाएगा। तो ये थी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। आज अपन ने पढ़ा कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता क्या है, उसकी एटियोलॉजी क्या होती है, फिर एटियोलॉजी के बाद अपन ने देखा कि उसके जो साइन सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, और साइन सिम्टम्स के बाद पैथोफिजियोलॉजी देखी। रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वी विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन डिजीज का जो रिमेनिंग पोर्शन है, जैसे डायग्नोस्टिक, इवेल्युएशन और मैनेजमेंट, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायग्नोसिस के अंदर भी अपन देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्नोसिस और मैनेजमेंट वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि डायग्नोसिस और जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का जो मैनेजमेंट है वो अपन देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू।